कि रिकरिंग क्यों हो जाती है वेरिकोसील की। रीअकर माने कि दोबारा से होना, मतलब आपने एक बार सर्जरी करवा ली या होम्योपैथ का ट्रीटमेंट ले लिया या आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले लिया, बट आप ठीक हो गए हो, बट फिर रीअकरिंग क्यों हो जाती है। देखो, रीअकरिंग के कारण मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत बारी कि अगर हम रूट कॉज को पकड़ के ही चलते रहेंगे तो वो रूट जो है वो आपको बार बार उसी जगह पे टारगेट करती रहेगी। मान लीजिए अगर मेरे को पता है कि मेरे को गोलगप्पे खाने से गला खराब होता है, तो मैं गोलगप्पे बार बार खाने के बाद भी मैं ये नहीं समझ पा रहा कि अगर मैं गोलगप्पे छोड़ूंगा तो मेरा गला ठीक रहेगा, बल्कि मैं फिर भी गोलगप्पे खा रहा हूँ तो मेरा गला खराब होएगा। तो रूट कॉज क्या बना, मेरा गोलगप्पे खाना। अगर मैं गोलगप्पे छोड़ दूंगा तो मेरा गला ठीक रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं वो चीज़ करनी छोड़ दूं जिसकी वजह से वेरिकोसील मेरे अंदर पनपा है, उस चीज़ को निकाल के अपनी शरीर या लाइफस्टाइल से बाहर कर दूं, तो मैं अपने आप को रीअकर वेरिकोसील से बचा पाऊंगा। अब सिंपल सी बात समझो कि अगर हमें वेरिकोसील हुआ है तो उसके पीछे होने वाले कुछ कारण समझ लो, या जिसे मैं बोलूँ कॉज, कारण, जिसकी वजह से वेरिकोसील हमें हुआ है। अगर मैं उसी को ही लेकर चल रहा हूँ, जैसे कि मेरी कब्ज़ की दिक्कत, मेरी एक्सरसाइज की दिक्कत, मेरी रनिंग, मेरी साइकिलिंग, मेरी हर चीज़ जिसकी वजह से मेरे को वेरिकोसील बना है, अगर मैं उसको अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ ठीक होने के बाद भी, या ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे मैं ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ, उस बीच में भी मैं करे ही जा रहा हूँ, तो वो मेरे को वेरिकोसील दोबारा बनाकर देगी। तो यहाँ पर किया क्या कि कुछ चीज़ें जिसकी वजह से वेरिकोसील बना, उन सारी चीज़ों को अगर हम क्विट कर देते हैं तो हमें वेरिकोसील नहीं होगा। चाहे आपने सर्जरी करवा रखी हो, चाहे आपने आयुर्वेद ट्रीटमेंट से ठीक किया हो, चाहे वो आपने होम्योपैथ ट्रीटमेंट से ठीक किया हो, बट अगर आपका रूट कॉज आप पर हावी होगा तो वो आपको वेरिकोसील दोबारा से देगा। आप सिंपल सी एक और चीज़ समझाता हूँ मैं आपको कि अगर मैं आज की डेट में ठीक हूँ, ठीक है, मेरे को वेरिकोसील नहीं हुआ या हो गया था और मैं ठीक हो चुका हूँ, मैंने ट्रीटमेंट करवाया, मैंने आयुर्वेद से ठीक कर लिया अपने आप को। अब आयुर्वेद से ठीक कर लिया, अब मेरे पास जब पहले ग्रेड आ रहा था वो माइल्ड ग्रेड आ रहा था और आज की डेट में मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, वेरिकोसील से फ्री हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपनी दोबारा से ही खाने पीने में वो चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं दोबारा जाता हूँ पिज़्ज़ा खाता हूँ, मैं दोबारा जाता हूँ चाउमीन खाता हूँ, और मैं दोबारा जाता हूँ बर्गर खाता हूँ, मैं दोबारा जाता हूँ छोले भटूरे खाता हूँ, जो पहले मैं करता आया था। अब उन सारी खाने पीने की चीज़ों से मेरे को कब्ज़ हो गई। अब जब वो मेरे को कब्ज़ बनी तो मैंने क्या किया, जब मैं लैट्रिन करने जाता था तो मैं नीचे की तरफ जोर लगाने लगा। और जब मैं नीचे की तरफ जोर लगाने लगा तो एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से मेरी जो वेन्स पहले डैमेज हो चुकी थी वो जल्दी डैमेज होने में टाइम नहीं लेंगी, क्योंकि उसकी वॉल्स पहले से डैमेज हो चुकी हैं। अब वो डैमेज वॉल्स को दोबारा से ट्रिगर करने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए जब मैंने वो दोबारा से चीज़ें स्टार्ट करी खाने पीने की चेंजेस करके, जैसे मैं पहले किया करता था, तो अब मेरे को कॉन्स्टिपेशन हुई, मेरे को कॉन्स्टिपेशन की वजह से एब्डोमिनल प्रेशर जनरेट करना पड़ा, एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से मेरे को फिर से वेरिकोसील दे दिया। अब ये मेरे खाने पीने की वजह से हुई। अगर किसी भी ट्रीटमेंट में आप हो, चाहे वो होम्योपैथ ले रहे हो चाहे वो आयुर्वेद ले रहे हो, तो अपनी डाइट को पहले कंट्रोल कर लो कि ऐसी डाइट लो जिससे कभी भी आपको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई शिकायत ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इनटेक करो, और फाइबर इनटेक के बाद अपने आप को जज करो कि वो कॉन्स्टिपेशन तो नहीं कर रहा, क्योंकि बॉडी टू बॉडी वेरी करती है। मैं ये नहीं कहता कि ज़्यादा फाइबर खाने से भी बिल्कुल आप ठीक रहते हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। किसी किसी को अपनी इंटेस्टाइन्स को भी समझना पड़ेगा, किसी किसी को मतलब कि जहाँ पर फाइबर्स इनटेक भी कर रहे हो और कॉन्स्टिपेशन फिर भी मिल रही है, तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम है। मे बी शायद वो कोलाइटिस है, मे बी शायद वो IBS है, कुछ ना कुछ उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अगर कुछ ऐसा बनता है जैसे कि कोलाइटिस या IBS का कोई भी ऐसी कोई दिक्कत बन रही है, तो सिंपली अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करो
कि ऐसे अगर मैं खा रहा हूँ तो मेरे को ऐसी दिक्कत हो रही है, वो आपको कुछ टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट सजेस्ट के बाद एक बारी आप ज़रूर देखें कि अगर कुछ ऐसा दिक्कत तो नहीं आ रही, कोलाइटिस, IBS की या कुछ भी, अगर कुछ भी ऐसे आ रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करो कि वो आपको दोबारा से वेरिकोसिल ना दे दे। अब दूसरा पहलू आता है कि जो हम लाइफस्टाइल में करते आए हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को हम देखते हैं या हम जानते हैं कि जो पेशेंट लीन है, मतलब फिजिक वाइज लीन है, पतला है, उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मिलती है, जैसे कि वेरिकोसिल की जल्दी कॉम्प्लिकेशन मिलती है। हम देखते हैं कि हमारी जो ट्रीटमेंट है या जो हम नॉर्मल अपने पेशेंट्स में देखते हैं, जो थोड़े हेल्दी होते हैं या जो थोड़े जैसे मैं बोलूँ कि थोड़े से फैटिश हो गए या थोड़े से हेल्दी हो गए, उनमें हमें ये देखने को कम मिलता है कि उनको वेरिकोसिल हुआ है प्रेशर की वजह से, क्योंकि प्रेशर डाइवर्ट कर लेता है इधर उधर से इस सब जगह से। बट जो लीन होते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी रनिंग, साइकिलिंग या कोई भी फिजिकल वर्कआउट, चाहे जिमिंग भी जा रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, डेडलिफ्ट, डंबल वंबल कुछ भी उठा रहे हो, तो आप लाइट वेट से ही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो और साथ में सपोर्टर पहनो। अगर कोई आपको ट्रेनर ये कहता है कि वज़न उठा इतने तो लड़कियां भी उठा लेती हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, आप अपनी बॉडी के हिसाब से चलोगे, ना कि किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती में अपने शरीर को किसी हैवी वेट उठाने में आप लगाओगे। क्योंकि हम देखते हैं पेशेंट जो है एकदम से जब लीन था, उसने गेनिंग तो करी, हैवी वेट भी उठाया, सब कुछ किया, उनमें भी हम ये चेंजेस देखते हैं कि वेरिकोसिल बन गया। तो सिंपली अगर आप वेरिकोसिल है और आप उससे रिकवर हो चुके थे या हो चुके हैं, तो कुछ चीज़ें जो मैंने अभी बोली हैं उन पे थोड़ा सा फोकस कर लो, उसको दोबारा मत आने दो, और वही आपकी जड़ थी, उस जड़ को निकाल के बाहर कर दो, तो आपको दोबारा वेरिकोसिल नहीं होगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के नमस्कार।